नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 9 ज्योग्राफी का तीसरा टॉपिक अफवाह के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अफवाह क्या होता है? जो हमारी नदियां बहती हैं दोस्तों, नदियां और उनकी सहायक नदियां होती हैं, जो उनका जल क्षेत्र होता है, उनको संयुक्त रूप से अफवाह कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आओ शुरू करते हैं। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। जब दोस्तों, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है, अपने ज़्यादातर नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। ये हिमालय हमारे उत्तर के अंदर है, तो यहाँ से नदी निकल रही है तो ऐसे आएगी, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, फिर सारी एक यहाँ से निकल रही है, सारी मिल जाएगी, ये मुख्य नदी बन जाएगी। तो इसे नदी तंत्र बोल देंगे। जैसे गंगा की सहायक नदियाँ और गंगा मिलके गंगा नदी तंत्र बनाती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र की जल प्रभावित होता है वह एक अफवाह द्रोणी कहलाती है। मानचित्र को अवलोकन करने पर पता चलेगा कि कोई भी, जैसे दोस्तों ये कोई नदी है, नदी तंत्र है, नदी तंत्र ए और नदी तंत्र ब है। तो जब नदी, दोनों नदी तंत्र के बीच भी खाली क्षेत्र होता है, ये समतल भूमि बोल दो, या मान लो या नदी का जल नहीं पहुंचता है, उससे हम जल विभाजक बोलते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। आप समझ गए हो, अभी यहाँ बताया था। जैसे कोई बीच के दो नदी तंत्र के बीच कोई पर्वत आ गया, ऊंची भूमि आ गई, तो आपस में दो नदी तंत्र हैं, जैसे गंगा और सिंधु नदी तंत्र है, इसको अम्बाला अलग करता है। तो अम्बाला थोड़ा ऊंचा बसा हुआ है। इस प्रकार उच्च भाग को जल विभाजक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जल विभाजक किससे कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ये दोस्तों अमेजन नदी है, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ पर है। और भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है ब्रह्मपुत्र नदी की है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, वो ज़्यादा अफवाह तंत्र है उनका। वैसे सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह अमेजन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अमेजन नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। और वैसे सबसे लंबी नदी देखें नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप की है। अब देखते हैं भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय आकृतियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, जो भौगोलिक आकृति है उसके आधार पर भारत के अंदर जो अफवाह तंत्र की आकृतियाँ हैं वो निर्धारित करेंगे। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। यानी जो हिमालय पर्वत से निकलेगी वो तो हो गई हिमालय की नदियाँ, और जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलेगी वो हो गई प्रायद्वीपीय नदियाँ। वैसे दोस्तों, वर्ष भर बहने वाली नदियाँ ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र की है, और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वहाँ पर अपेक्षाकृत जल कम होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका नहीं है, पठार में इतना जल होता नहीं है। जब होता भी है तो जो जल होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं और इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल मिलता है। दोस्तों, इसको दोहरा जल मिलता है। एक तो वर्षा का जल मिलेगा और जो बर्फ़ पिघलेगी हिमालय से
वहाँ से भी जल मिल जाएगा। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है और इन नदियों में पर्वतों को काटकर गोरजों का निर्माण होता है। जब दोस्तों पर्वत होते हैं और बड़े बड़े खड्डे बनाते हैं इस टाइप के, इन्हें गोर्ज कहते हैं। बहुत गहरे खड्डे होते हैं, नदियाँ काटती रहती है, पर्वत को काटती रहती है, गोर्ज बनता है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। दोस्तों बहुत लंबा रास्ता है हिमालय की नदियों का, और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया, ये गोर्ज है दोस्तों। ये पर्वत है, इस साइड पर्वत है, यहाँ पर्वत, पहले यहाँ भी पर्वत था, तो पर्वत काटते काटते नदी ने अपने लिए जगह बना ली। बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। जो नदियों लंबी नदी होती है उसके अंदर क्या होगा, बड़ी सहायक नदी मिलेगी, छोटी भी मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे नदी तंत्र किसे कहते हैं। जो भी नदी, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी मिलकर गंगा नदी तंत्र कहलाती हैं। ऐसे कैसे सभी का नदी तंत्र हो गया। अब नदी का स्रोत है, यहाँ से नदी निकली है, जहाँ से नदी निकली है वो ऊपरी भाग कहलाएगा, फिर बाद में मध्य भाग, आप दूरी के हिसाब से ले लो, मध्य काम पड़ता है, मध्य भाग। और जब नदी दोस्तों मैदानी भागों में क्या होता है, ये मैदानी भागों में नदी आ जाती है तब ऐसे ऐसे घूमती है सर्प के आकार में। जो सर्प के आकार में घूमती है, सर्प कैसे घूमता है, विसर्प बोलते हैं माल, इसी आकार में तो घूमता है, इसे कहते हैं विसर्प। नदी भी ऐसे ही चलती है विसर्पाकार। जब दोस्तों विसर्पाकार चलती है तब वो क्या करती है, कभी कभार चलते चलते अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। जब वो मार्ग परिवर्तित करेगी तो इस तरह की वहाँ झील बन जाएगी और नदी यहाँ से चलने लग गई, तो इसे गोखर झील बोलेंगे। और जब जहाँ अपना डेल्टा बनता है, जहाँ नदी समुद्र में गिरती है, वो कहलाता है निचला भाग कहलाता है। डेल्टा से थोड़ा सा पहला यहाँ डेल्टा बनेगा। डेल्टा किसे कहते हैं, जब नदी समुद्र में गिरती है तो बहुत सारे कंकड़, पत्थर, सिल्ट इत्यादि निक्षेप लाती है और काफ़ी बड़ा छत्र बनाती है, उसे डेल्टा कहते हैं। ये नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम ये मानसरोवर झील के नज़दीक तिब्बत में, ये दोस्तों सिंधु नदी है, ये कैलाश मानसरोवर कहते हैं। मानसरोवर के पास में कैलाश राक्षस ताल है, कैलाश पर्वत के पास में, वहाँ से निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी ये नदी, भारत में लद्दाख से प्रवेश करेगी। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। यह बहुत, जैसे अभी गोर्ज देखा था हमने, ऐसा गोर्ज बनाती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जोस्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। अब आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। पहली तो जोस्कर है, दूसरी नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। ये दोस्तों वो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं अक्सर और हम गलत कर देते हैं, तो आपको ये सवाल गलत नहीं करने हैं। ये जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा ये नदियाँ सहायक नदी हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। तो बलूचिस्तान में चलेगी पहले, तो फिर गिलगित जाएगी। ये दोस्तों पाकिस्तान में है, ये जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो क्षेत्र है बलूचिस्तान और गिलगित। पहले कश्मीर में था, अब जो पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा लिया है, इसे POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें ये क्षेत्र है। यहाँ बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। तो अटक पर्वतीय क्षेत्र ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से निकलेगी सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ये दोस्तों सारी नदियाँ जो हमारा मिठान कोट है पाकिस्तान में, वहाँ ये सिंधु नदी मिल जाएगी। आपको दोस्तों इन नदियों का क्रम याद होना चाहिए। पहले तो वहाँ से देखें
या अब इंडिया से देखें हम, सतलज देखें, सतलज पहले है भारत की तरफ से, फिर व्यास है, फिर रावी है, फिर चेनाब है, फिर झेलम है, उसके बाद सिंधु है। तो ये क्रम है। और इसकी सहायक नदियाँ याद रखना आप, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो ये नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, क्योंकि यहाँ नज़दीक समुद्र अरब सागर ही है। अरब सागर हिंद महासागर का एक भाग है दोस्तों। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में। ये दोस्तों इस नदी का 1/3 भाग है, यानी 33% हिस्सा है, ये भारत के राज्य हैं, J&K, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब। और बाकी हिस्सा है शेष पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी नदी है दोस्तों। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। और हम देखते हैं अभी दोस्तों ये सिंधु जल समझौता क्या है? सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार ये दोस्तों 1960 में हुई थी सिंधु जल समझौता। इसके अनुसार अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। जब दोस्तों ये सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तब ये तय हुआ कि भारत इस नदी का मात्र 20% ही जल का उपयोग करेगा। बाकी इस नदी का भारत में 33% भाग है, 33% भाग है भारत में, और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। एक मिनट दोस्तों चालू रखना, कुछ हमारे टॉपिक छूट गए हैं। आप चालू रखें दोस्तों एक बार। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया, ये दोस्तों जो प्रायद्वीपीय और हिमालय नदी उनके बारे में कुछ हमारे छूट के टॉपिक है, अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का समन करती है। ये दोस्तों हिमालय नदियों के लिए है, सिल्ट और बालू ये लाती है। मध्य और निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये सारी आकृतियाँ हमने ऊपर पढ़ी थी, विसर्प बनाएगी, गोखुर झील बनाएगी और अन्य निक्षेपण आकृतियाँ बनाएगी। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। ये दोस्तों हिमालय नदियों के बारे में। ये सिल्ट और बालू दोस्तों ये हिमालय वाली नदियाँ ही लाएगी, क्योंकि सिल्ट और बालू वहीं मिलेगा हिमालय वाले क्षेत्र में, क्योंकि अभी वलित पर्वत है और अभी इसका निर्माण चल रहा है इस पर्वत का, इसलिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तो चट्टानें पक्की है, आग्नेय चट्टानें हैं, वहाँ तो ये सिल्ट और बालू है नहीं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है और शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली है। दोस्तों कम लंबाई और छिछली होने की वजह है क्योंकि यह बारिश का पानी आता है, तो बारिश का पानी कितना होगा, इकट्ठा होगा, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो हिमालय में बारिश का पानी तो आता ही आता है, साथ में जो ऊंची स्थल है ये लगभग 6000, 7000, 8000 मीटर तक ऊंचाई है, तो वहाँ बर्फ़ पिघलती रहती है। हिमानियाँ हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हिमानियाँ नहीं है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती है। दोस्तों कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। जो केंद्रीय उच्च भूमि किसे बोलेंगे? केंद्रीय उच्च भूमि जो मालवा का पठार है, ये काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है, मालवा का मैदान पठार कह दो आप, जहाँ विंध्याचल, ये सतपुड़ा, इन पर्वतों के आसपास क्षेत्र है, इसे कहते हैं हम विंध्याचल केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? तो दोस्तों कौन सी दो बड़ी नदियाँ जो पश्चिम की ओर जाती हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ताप्ती को तापी भी कहते हैं दोस्तों, ताप्ती कह दो या
तापी कह दो, एक ही बात है ये। नर्मदा और ताप्ती नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो दोस्तों ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से। तब आप एक बात आपको समझाता हूँ कि ये नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलने की मेन वजह क्या है। क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने की मेन वजह ये है दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। जब ऊंचा है तो जहाँ से ऊंचा क्षेत्र होगा वहीं से तो नदी निकलेगी, और इनकी ऊंचाई लगभग है 900 से 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई है, जबकि पूर्वी घाट है दोस्तों, इसकी ऊंचाई मात्र 700 मीटर है। तो ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी ये सारी नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलती, फिर भी ये नदियाँ अरब सागर में नहीं गिरती हैं, क्योंकि ऊंचा क्षेत्र है, वहाँ पहुँच नहीं पाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। हालांकि नज़दीक तो अरब सागर पड़ता है, लेकिन जाएगी उस साइड। अब पढ़ते हैं हम हिमालय की नदियाँ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी है और अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। ये पढ़ लिया था दोस्तों हमने पहले। अब देखते हैं सबसे पहला गंगा नदी तंत्र किससे कहते हैं। गंगा की मुख्य धारा है भागीरथी। गंगा दोस्तों कौन सी धारा से निकलती है? दो इसकी धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी निकलती है गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और अलकनंदा कहाँ से निकलेगी? उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलेगी। दोस्तों दो धाराओं से मिलके फिर गंगा नदी बनती है। तो पहले गंगा नहीं बोलते इसको, गंगा कहाँ बोलेंगे? हरिद्वार में बोलेंगे। जब गंगोत्री हिमनद से निकलेगी तब पहले भागीरथी निकलेगी, और दो देवप्रयाग है जो उत्तराखंड में है, वहाँ अलकनंदा निकलती हैं, और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्योंकि दोस्तों हरिद्वार में जो मैदानी भाग शुरू होता है, पर्वतीय भाग समाप्त होता है, इसलिए यहाँ मिलती है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। अब आपसे पूछ ले कि हरिद्वार से क्यों निकलती है वो पर्वतीय भाग में? क्योंकि वह पर्वत ख़त्म होता है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं, और इनमें से प्रमुख नदियाँ हैं जैसे यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक और कोसी। ये दोस्तों 4 मुख्य नदियाँ हैं। वैसे चंबल और आती है, चंबल यमुना मिलेगी, यमुना गंगा मिलेगी, है तो पूरा गंगा नदी तंत्र तो है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है। ये दोस्तों जितनी भी नदियाँ ये सारी नदियाँ, चारों नदियाँ ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ये कहाँ मिलेगी? इलाहाबाद में मिलेगी नदियाँ। घाघरा, गंडक, ये दोस्तों त्रिवेणी धाम है इलाहाबाद के अंदर, 3 नदियाँ मिलती है इलाहाबाद में। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय का निर्माण करती है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ नेपाल हिमालय का निर्माण करती है। पहला तो करेगा घाघरा, दूसरा गंडक, और तीसरा कोसी। कोसी को बिहार का शौक भी कहते हैं। ये नेपाल से निकलती है, और इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से कौन कौन सी नदी आती हैं? जैसे चंबल आ गई, बेतवा और सोन, ये 3 नदियाँ आती हैं, चंबल, बेतवा और सोन। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो हमारा प्रायद्वीप पठार है वहाँ से निकलती है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल दोस्तों ये दक्षिण से लेकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए तो ये नदियाँ गंगा में मिलती है, और ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है, और इनकी लंबाई कम है, और इनकी पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए ये नदियाँ कैसे और कहाँ गंगा में मिलती है। अब देखते हैं बाएं और दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर। अब दोस्तों दाहिने किनारे से वो नदियाँ मिल गई हिमालय वाली, वहाँ तो ज़्यादा जल है, और बाएं से भी ये मिल गई तुम्हारे चंबल, बेतवा और सोन।
दोनों किनारों की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। फरक्का तक बहेगी और फिर ब्रह्मपुत्र आके मिल जाएगी इसमें। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ से गंगा डेल्टा शुरू होता है दोस्तों फरक्का से, और यहाँ नदी वापस दो भागों में बढ़ जाएगी। एक पहली है भागीरथी और दूसरी हुगली। ये दो धाराएं बन जाएगी, भागीरथी और हुगली। जो इसकी एक वितरिका है हुगली, हुगली बहेगी दोस्तों दक्षिण की तरफ। मुख्य गंगा तो भागीरथी है जो फरक्का तक। भागीरथी और हुगली इसकी वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से ब्रह्मपुत्र भी मिल जाएगी इसके अंदर, दोनों मिलके इस क्षेत्र में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो एक धारा तो दोस्तों मिल गई तुम्हारी हुगली धारा, ये तो समुद्र में पहले मिल गई। जो मेन धारा है भागीरथी वो जाएगी बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आएगी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिल जाती है। और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जब दोनों की संयुक्त धारा है, ये तो बांग्लादेश से मिलती है संयुक्त धारा, तो यहाँ इसको मेघना के नाम से जाना जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तभी तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्योंकि दो बड़ी नदियाँ एक साथ मिलती हैं, इसलिए तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है। यहाँ दोस्तों सुंदरी पादप ज़्यादा पाया जाता है जहाँ ये डेल्टा बनते हैं, जो मेघना नदी से बनते हैं बांग्लादेश में। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो बांग्लादेश और भारत तो पास पास में, बंगाल पश्चिम बंगाल, तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों टाइगर भी खूब है, रॉयल बंगाल टाइगर। गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर से अधिक है, 2500 किलोमीटर। चित्र 3.4 देखें, क्या आप गंगा नदी के अफवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। ये दोस्तों अम्बाला नगर है। अम्बाला कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जल विभाजक आप समझ गए होंगे, यानी जो ऊंचा स्थान होता है, चाहे वो पर्वत हो पठार हो, उस स्थान को जल विभाजक कहते हैं। ये दोनों नदी तंत्रों को अलग करता है अम्बाला, ये आपको ध्यान रखना है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। तो दोस्तों अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक इस मैदान की लंबाई कितनी है, 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समतल मैदान है। अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक 1800 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन ढाल की गिरावट है मात्र 300 मीटर है। यानी दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। यानी आप 6 किलोमीटर जाओगे तो 1 मीटर की ढाल में गिरावट होगी। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन गए। दोस्तों इसलिए ये नदियाँ जितनी भी हैं विसर्प बन गए। तो विसर्प क्यों बनते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब ऐसे क्षेत्र होते हैं, मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भागों में नदियाँ विसर्प तो बनाएगी, विसर्प बनाएंगी। गोरखपुर जिले भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। नमामि गंगे परियोजना क्या है, एक एकीकृत संरक्षण मिशन है और इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों। दोस्तों गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा जो प्रदूषित हो रही है इसके लिए ये परियोजना बनी है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उनके संरक्षण और कायाकलाप को पूरा किया जा सके, ये इसके 2 उद्देश्य हैं। कौन से 2 उद्देश्य एक बार फिर देखते हैं। पहला तो प्रदूषण को कम करना गंगा नदी में, दूसरा इसका कायाकल्प पूरा किया जा सके। क्या आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी
जानना चाहेंगे तो इस वेबसाइट पर देख लीजिए दोस्तों, nmcg.nie.in namamiganga.aspx, ये इसकी वेबसाइट है। अब दोस्तों ये देवप्रयाग के अंदर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, ये चित्र है। ये भागीरथी आ रही है, ये अलकनंदा मिल रही है। ये देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड के अंदर ये नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और वैसे दोस्तों आपको पता होगा ये नदी कहाँ से निकलती है। दो धाराएं हैं गंगा नदी की, भागीरथी और अलकनंदा, ये आपने पढ़ा था। अब दोस्तों एक चित्र देखते हैं, भारत की मुख्य नदियाँ और झीलें हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। और शुरू करते हैं हम यहाँ से ऊपर से। ये दोस्तों सिंधु नदी निकलती है, ये जो क्षेत्र है यहाँ से सिंधु नदी निकलेगी। इसको बोलेंगे जो कैलाश मानसरोवर कहते हैं, मानसरोवर झील है जो कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। और दोस्तों यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र यहाँ निकल गई, इस साइड चली गई तिब्बत साइड में, और जो सिंधु नदी है वो यहाँ चली गई लद्दाख साइड में चली गई। देखिए दोस्तों यहाँ निकल रही। और एक सतलज नदी है, ये धारा दोस्तों देखिए ये निकल रही है सतलज नदी, ये भी मानसरोवर से निकलती है। तो दोस्तों मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। तो मानसरोवर वर्तमान के अंदर जो चीन है, तिब्बत तो चीन में आ गया, तिब्बत के अंदर है मानसरोवर, हिंदुस्तान में नहीं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। तो मानसरोवर से एक तो निकलती है सिंधु नदी, दूसरी निकलती है सतलज नदी, और तीसरी निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के अंदर सांगपो नदी कहते हैं, सांगपो, सांप जैसा आकार इसको, इसलिए सांगपो नदी कहते हैं। और यह ईशोस क्षेत्र है दोस्तों, तिब्बत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सूखा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ ये जो सांगपो नदी है ये सिल्ट और गाद नहीं बढ़ाती। फिर दोस्तों जैसे सिंधु निकल गई यहाँ से, सिंधु नदी सिंधु हो गई, और सिंधु के बाद झेलम नदी है, इसकी सहायक नदी है। फिर चिनाब भी इस क्षेत्र से निकलती है। फिर रावी, फिर ये व्यास दोस्तों देखिए, व्यास भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है, और सतलज। ये दोस्तों 5 नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन्हें पंजाब कहते हैं। 5 नदियों के समूह को पंजाब कहते हैं। तो पंच का मतलब होता है 5, और आब का मतलब होता है पानी, यानी जो 5 पानी का समूह होता है, पानी नदी को बोल सकते हैं, उसे पंजाब कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों वुलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर मीठे पानी की एक बड़ी झील है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है ये। और व्यास नदी पर गोविंद सागर यह बांध बना हुआ है, गोविंद सागर झील है, हिमाचल के अंदर है ये झील है। और सांबर झील नीचे, ये राजस्थान के अंदर है। और यहाँ दोस्तों ये गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की 2 धारा निकलेगी, एक भागीरथी है, दूसरी अलकनंदा है, ये देवप्रयाग में मिलेगी। उत्तराखंड के पास देवप्रयाग है, गंगा नदी बहेगी ये। और यमुना भी हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद, यमुना मिल गई। यमुना भी कहाँ मिलेगी? यमुना मिलेगी इलाहाबाद के अंदर। गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियाँ मिलती हैं। यमुना समानांतर चलती रहेगी इसके। और फिर यहाँ से शारदा नदी आ गई, ये भी हिमालय से निकलती है। उसके बाद एक घाघरा आ गई, फिर गंडक आ गई, एक कोसी आ गई। ये सारी नदियाँ दाहिने किनारे से गंगा में मिल जाती हैं। और बाएं किनारे से चंबल आ गई, नीचे से बेतवा आ गई, और सो नदी। ये 3 नदियाँ आती हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र से। ये है बायां किनारा, यहाँ से मिल गई, और ये पूरा गंगा नदी तंत्र बन गया। और दोस्तों ये राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, और गांधी सागर बांध बना हुआ है। ये कृत्रिम बांध है, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। दोस्तों ये नदी तंत्र है इसलिए। अब देखते हैं हम ये क्षेत्र, ये दोस्तों सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तिब्बत में, बहती हुई
ये दोस्तों यहाँ एक पर्वत है, ये नामचा बर्वा पर्वत है जो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से ये नदी भारत में मुड़ जाती है। तो यहाँ भारत में मुड़ेगी तो ये लोहित, दिहांग, ये सहायक नदियाँ, दिबांग, ये सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलेगी और इसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तिब्बत में सांगपो कहेंगे। फिर ये बहती हुई असम क्षेत्रों में बहती हुई बांग्लादेश में गिरती है और यहाँ से गंगा आ जाती है। जब दोनों मिल जाती है, मेघना नदी, और यहाँ ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, पूरा सुंदरबन डेल्टा है। ये देखो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है, ये सोम नदी पर है। ये महानदी निकलती है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा वाले क्षेत्र से। ये भी यहाँ समुद्र में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और इस पे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बनी हुई, चिल्का झील, जो एक लेगून झील है। लेगून भी जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ झील बनती है दोस्तों, लेगून झील। और यहाँ दोस्तों देखिए आप, एक ये नर्मदा नदी निकल गई, ये नर्मदा निकल गई और यहाँ से नीचे ताप्ती निकल गई। तो दोस्तों आपको इसका क्रम ध्यान रखना है। ऊपर कौन है? नर्मदा ऊपर है। नर्मदा ऊपर ऐसे है कि आप ऐसे ध्यान रखोगे, नर्मदा से पानी आ रहा है जालौर के अंदर, जो ऊपर होगा तभी तो जालौर में पानी आएगा, क्योंकि राजस्थान ऊंचा है। फिर नीचे ताप्ती हो गई और ये पेनगंगा, ये गोदावरी निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो त्र्यंबक पहाड़ी है यहाँ से निकलती है। नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ गोदावरी निकली। गोदावरी पे ये निजाम सागर बांध है, ये हैदराबाद के पास में। यहाँ बहती हुई गोदावरी, यहाँ जो हमारा बंगाल की खाड़ी यहाँ गिर जाएगी। और पेनगंगा, वैनगंगा इनकी सहायक नदियाँ हैं। अब नीचे और चलते हम। ये कोलेरू झील दोस्तों, झील बनी हुई इस पर, ये तुम्हारी गोदावरी नदी पर है ये। फिर कृष्णा निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलेगी? कृष्णा कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में निकलेगी, जो ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। ये नागार्जुन सागर बांध बनावेगी आंध्रा के अंदर। तुंगभद्रा निकल गई, तुंगभद्रा नदी। फिर कृष्णराज सागर झील बनी हुई यहाँ पर। ये क्या है? लिंगामक्की झील, ये दोस्तों लिंगामक्की झील। ये हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर लिंगामक्की झील। ये पुलिकट झील, तमिलनाडु के अंदर पुलिकट है। फिर कावेरी नदी निकलती है। जो कावेरी नदी निकलेगी दोस्तों, ये किस क्षेत्र से निकलेगी? जो ये पश्चिमी घाट से निकलेगी दोस्तों कावेरी नदी, जो महाबलेश्वर इन वाला क्षेत्र से निकलेगी। ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ यहाँ से निकलेगी। ये वेम्बनाथ झील दोस्तों केरल के अंदर है। और ये दोस्तों श्रीलंका आगे नीचे। और भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? भारत और श्रीलंका को जो ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य है, ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। ये मानचित्र आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ये मैंने ऊपर बताया था, सिंधु और सतलज नदी के बहुत नज़दीक निकलती है। और इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है 2900 से। परंतु इसका अधिकतर मार्ग है भारत से बाहर है, यानी चीन के अंदर है। और ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। और नामचा बरवा शिखर, जिसकी ऊंचाई है 7757 मीटर है, यहाँ ये पहुंचकर अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में यहाँ भी ये गॉर्ज बनाती है, यानी पर्वत श्रृंखला इसको काटती है। नामचा बरवा पर्वत को माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और इसे यहाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिहांग, लोहित, कैनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी आपको ये ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र की। एक तो दिबांग हो गई, लोहित हो गई और कैनुला। तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो और ब्रह्मपुत्र के अंदर जमुना कहते हैं।
तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र कितने नाम हो गए? ब्रह्मपुत्र के 3 नाम हो गए। एक तो ब्रह्मपुत्र खुद है, तिब्बत में कहेंगे सांगपो, बांग्लादेश में कहेंगे जमुना, और आसाम के अंदर दोस्तों दिबांग कहते हैं। तो हमने पढ़ा था अभी, या दिहांग कहेंगे, सॉरी दिबांग नहीं, दिहांग। तो ये दिहांग कह दो आसाम के अंदर, बांग्लादेश में जमुना कह दो, और ब्रह्मपुत्र में सांगपो कह दो। ये तीनों एक ही है। और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है ये दोनों मिलके जो मेघना नदी कहलाती है बांग्लादेश में। अब हम देखते हैं आगे। तिब्बत एक शीत और शुष्क प्रदेश है, अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। ये हमने ऊपर बताया था। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है जब दोस्तों भारत के अंदर आएगी, क्योंकि भारत में आएगी तो यहाँ ये नामचा बर्वा क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र यहाँ से गुजरती है। तो जब पर्वतीय क्षेत्र से गुजरेगी तो वर्षा का जल भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। जो तुम्हारा आसाम वाला क्षेत्र है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से जल की मात्रा बढ़ जाएगी। जब जल होगा तो दोस्तों सिल्ट भी होता है, बेसिक सी बात है, सिल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। असम में तो बहुत सारी धाराएं बन जाएगी इसकी, कोई हज़ारों तो नहीं कहेंगे, मतलब सैकड़ों धाराएं बन जाएगी इसको, और गुम्फित नदी में बहेगी। गुम्फित आप जैसे ऐसे नदियाँ बहुत सारी ऐसे बन गई और फिर बाद में जाके एक बन जाएगी। और बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो माजुली पढ़ा था हमने। प्रत्येक वर्ष माजुली कहाँ है? आसाम के अंदर। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, क्योंकि पानी ज़्यादा है, बारिश में ज़्यादा पानी होता है, और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक हानि होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आता है तो कौन से राज्यों को हानि होती है? तो भारत का असम और बांग्लादेश को। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है। तो यहाँ सिल्ट ज़्यादा मिलता है, जबकि तिब्बत के अंदर सिल्ट नहीं मिलता है, और इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा नदी की धारा में परिवर्तन कौन सी नदी लाती है? ब्रह्मपुत्र नदी लाती है। अब पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। दोस्तों मुख्य जल विभाजक कौन सा है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर? पश्चिमी घाट। तो यहाँ से अलग होता है पश्चिमी घाट में, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ये दोस्तों पश्चिमी तट है, यानी जो पश्चिमी घाट और जो समुद्री है अरब सागर उसके बीच के अंदर तटीय क्षेत्रों से पश्चिमी तट कहते हैं। यहाँ के नज़दीक उत्तर से दक्षिण की ओर ये दोस्तों जल विभाजन होता है। ये ऊंचे क्षेत्र है, इसे जल विभाजक बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो ये नदियाँ डेल्टा बनाती है, सारी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये चारों नदियाँ दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो पूर्व की ओर गिरती है डेल्टा बनाएगी, जबकि जो नर्मदा और ताप्ती नदी वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी किसे कहते हैं? जो पर्वत मतलब जहाँ से नदी घुसती है समुद्र के अंदर, तो वो थोड़ा पठारी क्षेत्र होता है और वो निक्षेप नहीं करती है। और नर्मदा और तापी पश्चिमी घाट में पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। जवार नदमुख को अंग्रेजी के अंदर एस्चुरी कहेंगे। तो जवार नदमुख आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये जहाँ से समुद्र में गिरेगी तो वो थोड़ा पठारी क्षेत्र होगा और वहाँ ये कीचड़, मलबा, सिल्ट ये नहीं लाएगी। प्रायद्वीपीय नदियों को अफवाह द्रोणियों के आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। यहाँ की नदियों की जो अफवाह द्रोणी है दोस्तों बहुत छोटी है। देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा का उद्गम है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के नज़दीक से है।
कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ये पश्चिम की ओर बहती हुई एक भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों। इस भ्रंश घाटी में बहेगी, आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे ग्वारज के अंदर बहती है ये नदियाँ, तुम्हारे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, वैसे भ्रंश घाटी में बहती है। यानी ये लंबी घाटी होती है, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। समुद्र तक पहुँचने क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसके नज़दीक संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गोर्ज में बहती है। यहाँ दोस्तों संगमरमर की चट्टान है, यहाँ गहरे गोर्ज में बहती है जबलपुर में। और तथा यह नदी तेज़ ढाल से गिरती है। जब दोस्तों तेज़ ढाल से नदी गिरेगी, यानी ऊपरी क्षेत्र है, माल तेज़ ढाल है, नीचे संगमरमर की चट्टान है, तो वहाँ निक्षेप होगा नहीं, तो वहाँ एक प्रपात बनाएगी। यानी जब दोस्तों जल ऊपर से नीचे गिरता है उसे प्रपात कहते हैं, काफ़ी ऊंचाई से। यह धुआंधार जल प्रपात बनाती है। ये कहाँ के हैं? कहाँ पर धुआंधार जल प्रपात? ये है जबलपुर के नज़दीक है और संगमरमर की चट्टान की वजह से बनता है, नर्मदा नदी पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा छोटी हैं और इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं बहुत छोटी है और इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। और नर्मदा द्रोणी एमपी और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, जैसे नमामि गंगे हैं भारत सरकार का प्रोग्राम है, उसी तरह एमपी सरकार का नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना शुरू की गई है। तथा इसके बारे में इसकी वेबसाइट से जान सकते हैं। ये www.नमामिदेवीनर्मदे.mp.gov.in इसकी वेबसाइट है। यहाँ इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जान सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, नमामि देवी नर्मदे। अब हम पढ़ेंगे तापी नदी के बारे में। तापी नदी क्या कहलाती है? तापी का उद्गम है मध्य प्रदेश के जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सतपुड़ा की श्रृंखला से होता है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से निकलेगी, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी। और नर्मदा कहाँ से निकलती है दोस्तों? नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। और तापी निकलेगी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। ये दोनों ही जगह मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक और बैतूल। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम है। इसकी द्रोणी एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच जो तटीय मैदान है बहुत अधिक संकीर्ण है, जबकि पूर्वी घाट का तटीय मैदान है वो संकीर्ण नहीं है, वो विस्तृत है, कटापटा है। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत ज़्यादा कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार है। दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ हैं, साबरमती है गुजरात की, माही है, ये भी गुजरात और राजस्थान में बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। भारतपुजा और पेरियार है। और उन पेरियार कहाँ पड़े? केरल के अंदर। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। तो दोस्तों आपको खुद को ढूंढना है कहाँ कहाँ पड़ती है नदियाँ। तो साबरमती, माही और पेरियार के बारे में बता दिया। भारतपुजा आप देखिए मैप के अंदर कहाँ से निकलती है। अब हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। ये सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट दोस्तों पश्चिमी घाट के ढाल है, वहाँ से निकलेगी। ये त्र्यंबक पहाड़ी है, इसमें नहीं दे रखा है, बड़ी क्लास की पुस्तकों में आएगा। त्र्यंबक पहाड़ी से ये नदी निकलती है, एमपी के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और इसकी लंबाई दोस्तों 1500 किलोमीटर, काफ़ी लंबी नदी है। और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है। और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में
नदी द्रोणी का 50% है, यानी जितनी लंबी नदी है उसका आधा तो ये महाराष्ट्र में बहती है। मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्रा में भी बहती है। तो दोस्तों इन राज्यों के नाम याद रखने हैं, एमपी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। इसकी सहायक नदियों के नाम याद रखने हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। ये दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं। आपसे पूछ ले कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियाँ हैं पूर्णा है, गोदावरी की, वर्धा है, प्राणहिता है, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ये दोस्तों कई बार कन्फ्यूज हो जाता है वैनगंगा और पैनगंगा की, हम गंगा की सहायक नदी बता देते हैं, जो कि गलत है। ये गोदावरी की सहायक नदियाँ, इनमें से तीनों सहायक नदियों से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, यानी वैनगंगा, पैनगंगा और मांजरा सहायक नदियाँ काफ़ी लंबी हैं और बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी को, और दक्षिणी भारतीय गंगा कहेंगे कावेरी को। दक्षिणी गंगा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये बड़ी है, विस्तृत है, और जो हमारे दक्षिण भारतीय गंगा कावेरी को इसलिए कहेंगे क्योंकि वो पवित्र नदी मानी जाती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, महानदी कहाँ से निकलेगी, छत्तीसगढ़ से निकलेगी, ओडिशा में बहती है, मुख्य रूप से बंगाली खाड़ी में गिरेगी। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी दफा द्रोणी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। छत्तीसगढ़ से निकलेगी, फिर महाराष्ट्र में आएगी, फिर झारखंड और ओडिशा में चली जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों कृष्णा द्रोणी के बारे में क्या मैटर है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के नज़दीक एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगी, तो आपको ध्यान रखना है, तो कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के नज़दीक। तो कौन सा क्षेत्र है आपको ध्यान रखना है, जो पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर क्षेत्र है, यहाँ से ये निकलती है कृष्णा नदी। 1400 किलोमीटर बहेगी। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जाने वाला सवाल है, इनमें से कोई एक नदी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कृष्णा की कौन सी नदी सहायक नदी है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी द्रोणी है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कावेरी नदी, तो दोस्तों कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलेगी, ब्रह्मागिरी श्रृंखला से। और जो हमारी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी निकलेगी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के नज़दीक वो निकलेगी, और ये ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कहाँ से मिलेगी ये, बंगाल की खाड़ी में कुडलूर के नज़दीक मिलेगी, तमिलनाडु में है कुडलूर। और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अमरावती है, भवानी है, हेमवती और काबिनी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कावेरी की सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत हैं। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। तो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ बनेगा, कावेरी नदी पर बनेगा, और इसे शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत है मैसूर, बंगलोर तथा कोलार सोने की खानें, वहाँ ये विद्युत बनती है, इससे कावेरी नदी पर ये जाती है। मैसूर, बेंगलुरु और कोलार की सोने की खानों में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्र, कावेरी नदी पर है। जो सबसे बड़ा है वो दोस्तों कौन सा है, जो हमारा नर्मदा नदी पर बनता है, ये धुआंधार जलप्रपात, ये हमने ऊपर पढ़ा था। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सोंड रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये दोस्तों ये भी जितनी नदियाँ दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सोंड रेखा, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की तरफ बैठती है। अपने एटलस में
इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी की धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है? बिल्कुल दोस्तों, और 29% भाग है वो स्थल से ढका है, और लेकिन इसका 97% भाग ही ये दोस्तों 71% उसका 97% जल लवणीय है, खारा है, हम पी नहीं सकते, और केवल 3% पानी ही स्वच्छ है, और जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। दोस्तों 3/4 भाग तो हिमानी के रूप में है, कुछ भूमिगत जल है, और पीने के लिए मात्र हम दोस्तों 1% पानी बचता है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो स्वच्छ जल है, पीने का पानी है, वो कितना परसेंटेज है संपूर्ण विश्व का? मात्र 1% है। अब दोस्तों हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी कल देखेंगे। और झीलें कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील है। डल झील कहाँ पड़ती है? कश्मीर जिले में। नाव वाले घरों तथा शिकारा से जो आप परिचित ही होंगे, और प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं, और इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब वे उतना ही आकर्षित करते जितना ये आज करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होता। तो झीलों की वजह बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। कश्मीर, नैनीताल झीलें ज़्यादा हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों का आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। दोस्तों पर्यटनों के लिए तो है ही झील, और भी कारण हैं झीलें इसलिए महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी की सतह की गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह जहाँ खड्डे होते हैं, गर्त होते हैं, और वहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। और झील दोस्तों नौकायन के लिए काम आती है, पर्यटन तो काम आती हैं, विद्युत बनाने के लिए काम आ जाती है। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर, ये सारी झीलें हैं। और भारत में बहुत सी झीलें हैं, वे एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यानी सूखे क्षेत्र दोस्तों, वहाँ तो जो झीलें होंगी वहाँ तो पानी बारिश के समय आएगा, वर्ष भर होगा नहीं। वहाँ कुछ ऐसी झीलें जिनका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ चादर के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। तो झीलें दोस्तों दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक होती है जो प्रकृति से बनती है, दूसरी कृत्रिम जिसे हम बनाते हैं। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण कराती है। तो दोस्तों विसर्प कट जाता है, मैदानी क्षेत्रों में विसर्प बढ़ता है, तब वो गोखुर झील का निर्माण करेगी। स्पीट और बार रोधिका तटीय क्षेत्रों को लेगून का निर्माण करते हैं। लेगून का निर्माण कैसे होता है? स्पीट और बार रोधिका के फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण होता है। जैसे चिल्का झील है दोस्तों, लेगून से बनी हुई है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, ये भी लेगून से बनी हुई है। कोलेरू झील आंध्रा की है, ये भी लेगून से बनी हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी झील लेगून से नहीं बनी हुई है? तो चिल्का दे दिया, पुलिकट दे दिया, कोलेरू दे दिया, सांबर दे दिया। तो आपको सांबर करना है। अंतर्देशीय भागों, ये दोस्तों ये लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर की लोकटक झील है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है लोकटक झील कहाँ स्थित है? तैरती हुई झील कहते हैं इसको, ये मणिपुर में है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए सांबर झील जो एक लवण वाली झील है, और इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। दोस्तों जितना भी मीठे पानी की झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में मिलेगी, और ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या द्रोणी गहरी बनाई। तो दोस्तों ये झीलें कब बनी हैं? जब हिमानियों ने जो नदी द्वारा गहरी द्रोणी बनाई, और जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। जब हिम पिघला तो ये झीलें बन गई।
जो किसी क्षेत्र में शिलाओं और मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए, और जब मिट्टी और शिलाएँ पड़ी तो बाद में इनकी जो पहाड़ बन गई, हिमानी मार्ग बन गई। और इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि भूगर्भीय क्रियाओं से निर्माण कौन सी झील का हुआ है, तो वुलर झील का हुआ है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सी झील ज्वालामुखी से बनी है, भूकंप द्वारा बनी। महाराष्ट्र की जो लोनार झील वो बनी है, और ये हमने लेगून झील आपको बताई थी, पुलिकट, कोलेरू और जो चिल्का झील, और ये भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा बनी है वुलर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो ये वुलर झील है जम्मू कश्मीर की। जबकि ये सवाल एक दूसरा और पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जल वाली कौन सी झील है, जयसमंद झील है। जयसमंद झील आपने सुना होगा, जयसमंद झील जो कृत्रिम झील है, भारतीय नहीं एशिया की सबसे बड़ी झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ये जो जितने भी ताल है, नैनीताल हो गया, भीमताल, ये सारे हिमाचल में हैं। लोकटक है हमारे मणिपुर में। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन करने के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों झील का निर्माण कैसे होता है, दूसरा जल विद्युत उत्पादन करने के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हो गया। जैसे नदी पर बांध बना दिया, जैसे गुरु गोविंद सागर बांध है जिसे भाखड़ा नंगल परियोजना पर है, यह भी बांध बनाने से हुआ सतलज नदी पर। कैटलर्स की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची बनाई है। ये दोस्तों गुरु गोविंद सागर बांध का है, हिमाचल के अंदर है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं, और एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने के लिए सहायक होती है, और अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है। जब दोस्तों वर्षा होती है ज़्यादा तो ये बाढ़ को रोकती है, और सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। ये झीलें क्या करती है, आसपास की जो जलवायु है उसको सामान्य बनाएगी और जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों को प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती है और हमें मनोरंजन करवाती है। अब दोस्तों देखते हैं हम जब नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, ये देखेंगे। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है, और नदियों का जो दोस्तों ये जल मूल है, प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। नदियों का जल मानवीय क्रियाकलाप के लिए ज़रूरी होता है। यही कारण है नदियों के जल के तट ने प्राचीन काल में ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। दोस्तों जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं ये सारी नदियों के किनारे विकसित हुई है, तो ये आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो और वे गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, और अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। तो दोस्तों नदियाँ कहाँ काम आती हैं, नदियाँ सिंचाई के लिए काम आती हैं, नदियाँ नौ संचालन के लिए काम आती है, जल विद्युत के लिए काम आती है, ये सारों के लिए नदियाँ काम आती हैं। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में हुआ था। 1985 में नदी सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों। इसे कहते हैं गंगा एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ था। गंगा एक्शन प्लान भी 85 में हुआ, और नदियों की सफाई का काम भी 1985 में शुरू हुआ और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। बाद में गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया 1985, ध्यान रखना दोस्तों। गंगा एक्शन प्लान और नदी सफाई संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। दोस्तों इसकी वेबसाइट है, ये है http://nrcd.nta.inc/ncrp। ये आप इस पर देख के इसके बारे में और जान सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम नदी प्रदूषण किसे कहते हैं। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण
इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है और इनके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनुकारक समाहित कर सकता है। यानी दोस्तों ये ऐसा कहना चाहता है, जितना गंगा नदी का समुचित जल प्रवाह है उसका 20 किलोमीटर क्षेत्र में ही जो गंदगी होती है सारी गंदगी फैलती है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ और अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जब प्राचीन समय तो थोड़ा प्रदूषण होता तो नदियाँ सहन कर लेती, अब तो सारे जल नगर ही प्रदूषित हो गए, तो प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। दोस्तों पहला सवाल है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। और वुलर झील का निर्माण कैसे हुआ? जो भूगर्भ क्रिया हुई उसके द्वारा हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो दोस्तों आपको पता होगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है अमरकंटक। और जो ताप्ती है वो कहाँ से निकलती है? वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट निकलती है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु झील है? ये सांबर झील दोस्तों लवणीय झील है, बाकी ये मीठे पानी की झीलें सारी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसीलिए इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती बहती भ्रंश घाटी से होकर, और जो नर्मदा भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब आपको संक्षेप में उत्तर देने हैं। जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। जब दो नदी तंत्र होते हैं और उनके बीच में चाहे वो ऊंचा स्थान पहाड़ के रूप में हो, चाहे वो पठार के रूप में हो या किसी टीले के रूप में हो, ऐसे स्थान को जल विभाजक कहते हैं। और जल विभाजक क्या करता है, जो दो नदी तंत्र होते हैं उनको अलग करता है। और अम्बाला है दोस्तों, अम्बाला नगर, तो आपको ध्यान रखना है अम्बाला नगर जो हरियाणा के अंदर है, वो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को अलग करता है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो आपको पता होगा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी है वो सबसे विशाल नदी द्रोणी है। वैसे दोस्तों भारत के अंदर देखें, जो भारत के अंदर ही फैला है, जो पूर्ण रूप से भारत में है, तो आएगा गंगा नदी तंत्र भारत में। और भारत की आएगा तो भारत की तो ब्रह्मपुत्र है। और केवल भारत में तो दोस्तों यहाँ तो गंगा करेंगे सही रहेगा, क्योंकि भारत में पूछा है भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, तो गंगा ही है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र गंगा से लंबी है लेकिन वो भारत में नहीं है ना, आधी बाहर है। सिंधु और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों सिंधु नदी तो निकलती है जो कैलाश मानसरोवर है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। और गंगा नदी दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक तो गंगोत्री हिमनद है जहाँ से जो भागीरथी निकलती है, और दूसरी है जो उनकी देवप्रयाग से निकलती है अलकनंदा। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताइए और वे कहाँ एक दूसरे से गंगा नदी का निर्माण करती है। तो दोस्तों अभी बताया हमने, जो भागीरथी और अलकनंदा, ये देवप्रयाग है उत्तराखंड
ये हरिद्वार के पास में देवप्रयाग है, यहाँ ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है? तो दोस्तों कम गाद और सिल्ट होने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ ये जो क्षेत्र ये शुष्क क्षेत्र है और पठारीय क्षेत्र है। तो पठार क्षेत्र होने की वजह से यहाँ सिल्ट कम होता है, गाद कम होता है। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? दोस्तों गर्त से होकर दो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी गर्त से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वो जो क्या बोलते हैं एस्चुरी का निर्माण करेगी। एस्चुरी कहेंगे, हिंदी में कहेंगे ज्वार नदों का निर्माण करती है। नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। तो दोस्तों नदियों का तो आपको आर्थिक महत्व पता होगा, सिंचाई के लिए काम आती है नदियाँ, कृषि के लिए, पीने के पानी के लिए, जो जल विद्युत बनाते हैं उसके लिए, मछली पालन कर लो, पशुपालन कर लो। इसी प्रकार झीलों का भी पर्यटन के लिए, और बाकी तो सारे उपयोग एक जैसे ही हैं, चाहे कृषि कर लो, चाहे पीने का पानी ले लो, मछली पालन कर लो। झीलों से तो बिजली भी बनती है, बिजली बना लो, पशुपालन कर लो, कुछ भी कर लो। अब है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गों में बताइए। तो दोस्तों आपको छांटनी कौन सी प्राकृतिक और कौन सी मानव निर्मित है। तो वुलर झील प्राकृतिक है, डल झील प्राकृतिक है, नैनीताल प्राकृतिक है, भीमताल प्राकृतिक, गोविंद सागर कृत्रिम है। तो कृत्रिम ये एक। लोकटक प्राकृतिक है, बारापानी प्राकृतिक है, चिल्का प्राकृतिक है, सांबर प्राकृतिक है, राणा प्रताप सागर कृत्रिम है, मानव ने बनाई। निजाम सागर ये प्राकृतिक है, पुलिकट प्राकृतिक है, नागार्जुन सागर ये दोस्तों कृत्रिम है। हीराकुंड कृत्रिम है, बांध है हीराकुंड, ये कृत्रिम हीराकुंड हो गया, गोविंद सागर हो गया। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर इस प्रकार है कि हिमालय नदियां हैं दोस्तों वर्ष भर बहती हैं, और वहाँ वर्ष भर बहने के कारण ये एक तो वहाँ वर्ष जो एक हिम पिघलता रहता है उसका है, और ये बारिश का पानी आता है, दोनों पानी, हिम का पानी और बारिश का पानी, इस वजह से जो वर्ष भर बहती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर केवल वर्षा के पानी पर आश्रित होती है, बर्फ़ तो होता नहीं है, इसलिए वो छोटी होती है। और ये सिल्ट गाद ज़्यादा लाती है हिमालय नदियाँ, और ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ सिल्ट गाद नहीं लाती हैं। हिमालय नदियों की लंबाई ज़्यादा है और इनकी कम है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो दोस्तों जो पूर्व की ओर नदियाँ बहेगी नर्मदा और ताप्ती, वो ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करेगी, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करेगी। जो पश्चिम की ओर नदी बहती है वो छोटी है, और पूर्व की ओर बहने वाली अपेक्षाकृत थोड़ी लंबी है। जो मुख्य अंतर तो दोस्तों यही है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुख्य वजह, तो नदियाँ महत्वपूर्ण होने की मुख्य वजह तो कृषि कार्य के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए, सब के लिए नदियों का पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मानचित्र कौशल। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको मानचित्र बना के ये होमवर्क करना है। गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और दिहांग। दिहांग किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र की सारी नदियों को मानचित्र में दर्शाना है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए, उनके नाम लिखिए। चिल्का, सांबर, वुलर, पुलिकट और कोलेरू, इनको भी मानचित्र में दिखाना है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। सांबर राजस्थान के है। वुलर जम्मू कश्मीर में, पुलिकट तमिलनाडु में, कोलेरू है आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों अब ये क्या है नीचे, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना है किस पे है? आपको गोदावरी नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना। भारत की सबसे लंबी नदी भारत की ब्रह्मपुत्र है, और भारत में बहने वाली गंगा है। व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी व्यास नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तापी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक
दोस्तों दामोदर नदी को कहते हैं पश्चिम बंगाल का बिहार का कोसी को कहते हैं। वो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो हमारा ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, वहाँ से निकलती है। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर निकाली गई सतलज नदी से। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है? तो रोहतांग नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आप देखिए मानचित्र में कौन सी नदी के नज़दीक से निकलती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगला है दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से है। तो दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है एक सतलज नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश है। ब्रह्मपुत्र से होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र से होकर जो हमारे अरब सागर में गिरेगी वो नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी। दक्षिणी भारतीय नदी जो ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। दक्षिण भारतीय जो नदी जो ग्रीष्म काल में भी और शीतकाल में भी दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। तो दोस्तों ये कौन सी होगी? जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वही तो होगी गोदावरी नदी। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान में बहने वाली नदियाँ, यहाँ से दोस्तों सिंधु नदी निकलती है लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान में। इसके अलावा जो जास्कर हो गई, नुरबा हो गई, 2-3 नदियाँ आप देख लीजिए उसको। भारतीय मरुस्थलीय की एक महत्वपूर्ण नदी तो लूनी नदी है दोस्तों। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी, तो चेनाब में कौन सी मिलेगी? रावी मिलेगी चेनाब के अंदर। यमुनोत्री हिमालय से निकलने वाली नदी यमुना नदी निकलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अफवाह का। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।